कक्षा 8वीं विज्ञान की ये नई पुस्तक है और इसका अध्याय हमारा दूसरा है। चैप्टर नंबर दूसरा, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए इस अध्याय में हमें किस प्रकार के प्रश्नों को हल करने हैं। इसमें हमें टोटल यहाँ पे 9 सवाल दिए गए हैं। तो इन 9 सवाल में यहाँ पे 3 सवाल यानी 3 प्रकार के जो है वो ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे चौथे से सब्जेक्टिव प्रारंभ होता है। तो आइए सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, सूक्ष्म जीव को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीव को हम कैसे देख पाते हैं। देखिए सूक्ष्म जीवों का आकार इतना छोटा होता है कि हम उसे नंगी आंखों से नहीं देख पाते, ठीक है। तो हम कैसे देख पाते हैं, तो हम सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र से देख पाते हैं। तो हमें भरना है सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। देखिए ख नंबर, नीले हरे शैवाल वायु से डैश की स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरा में वृद्धि होती है। तो नीले हरे शैवाल हो गए, राइजोबियम जीवाणु हो गए, ये क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये एक प्रकार के जीवाणु होते हैं, नीले हरे शैवाल, राइजोबियम। ये वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होता है उसका मिट्टी में ये उसको अवशोषित कर देते हैं। क्योंकि कुछ दलहन वाले प्लांट के जड़ों में एक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो राइजोबियम जीवाणु कहे जाते हैं, ठीक है। और नीले हरे शैवाल भी होते हैं। तो वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में वो ला देते हैं जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, ठीक। यहाँ पे समझ सकते हैं। तो हमें क्या भरना है, N2 यानी नाइट्रोजन। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है N2 यानी नाइट्रोजन। ग नंबर देखिए, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो कौन से सूक्ष्मजीव की सहायता से अल्कोहल बनता है वो बताना है। देखिए अल्कोहल का मतलब होता है शराब। देखो यीस्ट एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्मजीव है। इसका प्रयोग खमीर को फुलाने में देखिए किया जाता है, ठीक है, ब्रेड को फुलाने में, और अल्कोहल को भी बनाने में किया जाता है। देखिए यहाँ पे ईस्ट अल्कोहल का शराब में उत्पादन किया जाता है। तो हमें भरना है ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। घ नंबर देखिए, हैजा एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। तो डैश के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है ये बताना है। देखिए हैजा जो है वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैलता है, ठीक है। हमें भरना है जीवाणु। तो हमने यहाँ पे भर लिया जीवाणु। इसके बाद देखिए सही शब्द के आगे हमें टिक लगाना है सही का। पहला है क, ईस्ट का उपयोग। इस पर ईस्ट क्या है, एक जीवाणु है, हमने अभी देखा। यहाँ पे इसका उपयोग जो है निम्न उत्पादन में होता है, अल्कोहल बनाने में। जी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अल्कोहल में होता है, खमीर को फुलाने में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ख नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक है, ठीक है। यानी रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को ये रोकने का काम करता है, प्रतिजैविक, उसे एक एंटीबायोटिक कहा जाता है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक इसे कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। ग नंबर देखिए, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी किसके द्वारा फैलता है। देखिए मलेरिया परजीवी को मादा, देखिए यहाँ पे मच्छर जो है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम इसे कहा जाता है, मादा प्लाज्मोडियम मच्छर। ये मलेरिया फैलाने का वाहक कहा जाता है मच्छर। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। घ नंबर देखिए, संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख वाहक। देखिए संचरणीय रोग का मतलब होता है वायु द्वारा छींकने से ये फैल जाते हैं, ठीक है। तो घरेलू मक्खियाँ होती हैं इसमें से। अब इसके बाद देखिए अंग, ब्रेड तथा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है, ईस्ट के कारण, ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि के कारण ये फूलने के लिए दिया जाता है। ईस्ट एक प्रकार का जीवाणु है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 नंबर देखिए, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम कहा जाता है किण्वन, ठीक है। ये होता है ऑप्शन नंबर सी। तीसरा हमारा क्या है, मिलान करना है। देखिए कॉलम आ से कॉलम दूसरा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो जीवाणु जो है हैजा का वाहक कहा जाता है, ठीक। तो हैजा जो जीवाणुओं द्वारा फैलता है। राइजोबियम ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नीलहरित शैवाल, राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे में स्थिरीकरण करते हैं। लैक्टोबैसिलस ये क्या होता है, दही जमना। तो लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही को जमाने वाला ये एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है। ईस्ट ये क्या है, ब्रेड की पैकिंग, कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे ईस्ट का हो जाएगा आपका ब्रेड की पैकिंग,
बेकिंग होगा, फूलने में कार्य करता है। एक प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ कौन सा है, तो हम देखिए एक विषाणु, तो एड्स का कारक हो गया। तो प्रोटोजोआ जो है मलेरिया का वाहक हो गया। क्लियर हुआ। प्रतिजैविक उत्पादन करना ये एक्स्ट्रा आपका दिया गया है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 सब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या सूक्ष्मजीव जो है, सूक्ष्मजीव जो होते हैं बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं बिना किसी यंत्र की सहायता से? यदि नहीं तो कैसे देख सकते हैं? तो ये बेहद आसान प्रश्न है। आइए इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे। नहीं, सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, यानी बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हैं, ठीक है, वो भी हम बताएंगे। क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका उत्तर हमने कर दिया। अब इसके बाद 5वां सवाल, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? कितने वर्गों में सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है? देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला हो गया जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। ठीक है, तो बस आपको यही लिखने हैं। देखिए इसके बाद हमारा 6 नंबर सवाल क्या है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम हमें लिखना है। देखिए ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है। देखिए कुछ जीवाणु, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो दलहन वाले प्लांट, दलहन मतलब दाल वाले, जैसे चना, मटर, उनके गांठों में एक प्रकार का सूक्ष्म जीव पाया जाता है, राइजोबियम, नीलहरित शैवाल। तो ये क्या करते हैं कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच करके, यानी उसको अवशोषित करके मिट्टी में उसको ला देते हैं, इससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, उसकी नाइट्रोजन की क्षमता। तो इसीलिए कहा जाता है कि फसल चक्र में एक बार दलहन के पौधे उगाने चाहिए, ठीक है, ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाए। तो वही कहा जाता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का वही कहा जाता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण वाले सूक्ष्म जीवों। ठीक है, तो इसके नाम हमें बताने हैं कौन कौन से हैं। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण निम्न सूक्ष्म जीवों से संपन्न होता है। राइजोबियम जीवाणु, ठीक है, दूसरा है नील हरित शैवाल, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में जो स्थिरीकृत कर मिट्टी की उर्वरा में वृद्धि करते हैं। इसके बाद देखिए अगला सवाल 7वां, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखना है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी सूक्ष्म जीव होते हैं। देखिए इन्हें कहा जाता है मित्रवत सूक्ष्म जीव। तो इनका देखिए पर्यावरण के सफाई में, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थ को अपघटित कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए खाने में भी इसका उपयोग होता है, दही से, दूध से दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, ठीक। अब उसके बाद देखिए दूध से दही को जमाने में, पनीर बनाने में, और उसके बाद इसका उपयोग होता है बीमारी को ठीक करने में, एंटीबायोटिक को बनाने में, यानी इसका बहुत सारा उपयोग होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव निम्न हैं। जीवाणुओं का इस्तेमाल ब्रेड, दही, केक बनाने में किया जाता है, पहला। दूसरा है ये किण्वन अथवा फर्मेंटेशन के सहायक होते हैं, ठीक है। ये अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड में बनाने में मदद करते हैं। पर्यावरण को शुद्ध कर देते हैं सड़े गले पदार्थों को अपघटित करके, ठीक। पर्यावरण देखिए सड़े गले को अपघटित करने में, टीका बनाने में भी होता है, ठीक, यानी एंटीबायोटिक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी क्या है, ये उपयोगी सूक्ष्म जीव हो गए। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 8वां, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो कौन कौन से प्रभाव होते हैं इन सूक्ष्म जीवों को, वो बताने हैं। देखिए इसका लिखेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव में। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। और कुछ सूक्ष्मजीव कपड़े, भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को प्रदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ये हो गए हानिकारक सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब अगला सवाल हमारा है आखिरी सेशन का, प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो 2 सवाल है, पहले परिभाषा करनी है और लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो भी बताना है।
तो सबसे पहले प्रतिजैविक की परिभाषा हम करेंगे, एंटीबायोटिक की परिभाषा। कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर जो है पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। तो इन औषधियों के स्रोत सूक्ष्मजीव हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, एक प्रकार का सूक्ष्मजीव होता है, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो इस प्रकार की औषधि को ही प्रतिजैविक कहते हैं। ये परिभाषा हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान क्या रखनी चाहिए, देखिए बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। अगर हम प्रतिजैविक उस समय ले लेते हैं जब आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हमारे शरीर के आवश्यक जीवाणुओं को भी ये नष्ट कर देते हैं, और जब इसकी हम आवश्यकता पड़ेगी तब हम लेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये पूरा आपको लिख लेना है। पहले आपको ये परिभाषा यहाँ तक कर लेनी है और ये यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।